एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको बहुत दिनों के बाद, आप लोगों के बहुत दिन है, हम थोड़े दिन बता रहे हैं, खुश आमदीद। मैं हूँ उर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। आज यानी कि बरोज पीर एक्सप्रेसो के एक और नए एपिसोड को वेलकम करने के लिए, जैसे हमने आपको वेलकम किया वैसे आप हमें वेलकम करने के लिए तैयार हैं, बल्कि वेलकम कर चुके हैं, दिन का आगाज कर चुके हैं। आप सबको सुबह खैर। मैं इमरान हसन हूँ और ये उर्मिला हसन ये बता चुकी है और साथ रहने वाला है, इनको लगता है ज्यादा दिन छुट्टी है, 11 बजे तक 11 बजे तक होगा साथ। और इस साथ में इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर तो करते हैं, लेकिन उसके साथ जी बहुत लंबा वीकेंड भी बहुत सारे लोगों ने मनाया, क्योंकि इस वक्त छुट्टियां भी थी कुछ 9-10 मुहर्रम के हवाले से भी। उसके बाद फिर फ्राइडे को हमने खुद से छुट्टी बना ली, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होते, तो लॉन्ग अच्छा हम ये बात कर रहे थे और यकीनी तौर पे ये बात समझ भी आती है कि फरागत की एक वजह ये भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, गैजेट्स डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा घर में रहने के लिए सेल्फ आइसोलेशन का सा माहौल हो गया है, बाहर लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है। बहुत सारे लोग अक्सर खास तौर पे जो यूथ कहती नजर आती है कि जी हम तो बोर हो गए हैं, या बच्चे जो ना बड़ी अजीब सी उखड़ी सी तबीयत के मालिक है, उसकी वजह ये गैजेट्स हैं जिसपे हम लगे रहते हैं। आपको मिल जाए बोर हो जाते हैं, उसके बाद अपने काम को अपनी रूटीन को मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि वही बात कि हमारे पास कुछ एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, ये एक्टिविटी है ना, आपने हमें देखना है। और इसमें जो जरूरी है वैसे वही कि फिजिकल एक्टिविटी की जाए ना, घर से बाहर भी निकला जाए, आई मीन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, फिर लोगों से खुद मिलकर इंटरेक्शन होना चाहिए। अब तो सिर्फ व्हाट्सएप तक बात महदूद है, मैसेंजर्स तक महदूद है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। सो ये वो चीजें जो सबसे कम होती जा रही है और इसीलिए शायद माशरे में मसाइल भी बढ़ रहे हैं। बाहर वालों से बात करें, हम साथ बैठे व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहे होते नीचे से बहन भाई को पानी ला दो, चाय ला दो, ये वाला मजाक भी चल रहा होता है। लेकिन कोई बात नहीं जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन इत्तेदाल के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हमारे शो में आज कुछ बहुत कुछ होने वाला है, और क्या क्या होगा ये हम आपको बताएंगे आज के हेडलाइंस में। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल को एक हफ्ता मुकम्मल होने के बावजूद गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। हुकूमत साजी के लिए तालिबान की मेल मुलाकातें जारी। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, यूरोपीय यूनियन ने अपने शहरियों को निकालने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी। काबुल में पाकिस्तान का सिफारती मिशन सरगर्म, हजारों गैर मुल्की बाशिंदों को काबुल से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी मस्बत केसेस और अमवात दोनों में इजाफा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाले सैयद इमाद अली होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और हमने इतने सारे याक देखे कि खुद थोड़े थोड़े याक हो गए। बात करेंगे याक सराय पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। सफर शर तो होगा ही, उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात होगी, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे बड़ी खबर। बड़ी खबर में एज यूजुअल सबसे पहले जिक्र तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल का। तालिबान के कंट्रोल को एक हफ्ता तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ताहाल गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। तालिबान की जानिब से हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी रहनुमाओं से भी आपको मालूम है मेल मुलाकातें जारी हैं। अफगान तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच गए हैं, जो जामे हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात भी करेंगे। तालिबान की यकीन दहानियों के बावजूद जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो पाए हैं। काबुल में बेशतर जो बैंक्स हैं, बाज़ सरकारी इदारे हैं, निजी दफातर हैं, अब भी बंद हैं। तिजारती सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी हैं और शहरी इस हवाले से यकीनी तौर पर बहुत शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर नाकाबिल यकीन रश देखने में आ रहा है और हजारों अफगानी बच्चों समेत शदीद गर्मी में खुले आसमान तले मौजूद है। अफरा तफरी और भगदड़ मचने से 7 अफगान बाशिंदों के इंतकाल की खबरें, जाँ बहक होने की खबरें भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तानी क़यादत के जो सलाह मशवरे हैं वो भी जारी हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के आलमी रहनुमाओं से राबते भी हुए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूस, टर्की, बेल्जियम, जर्मन के वज़राए ख़ारजा, OIC के सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय यूनियन के ख़ारजा अमूर के सरबराह समेत कई रहनुमाओं से राबते भी किए, जिसमें अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। एग्जैक्टली और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जनाब मखदूम शाह महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे इसी हवाले से बात करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान इस सारे तनाजुर में किस लाइन के ऊपर चल रहा है और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपको सुबह खैर भी। सबसे पहले हमने कल एक आपकी स्टेटमेंट देखी, मैं उसकी जानिब भी आऊँगा। बड़ा कैटेगोरिकली आपने उस स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आलमी बरादरी के किरदार के बारे में या पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने के बारे में उसका इज़हार किया, लेकिन फिल वक्त इस वक्त जो एक केओस की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? और जैसा कि हमने हमेशा कहा कि हम अवामी हिमायत से बनने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, क्या पाकिस्तान अब भी इसी मौक़िफ़ के साथ जा रहा है? जी, पाकिस्तान का तो मुसलसल यही नुक्ता नज़र रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और गुफ्तो शुनीद से एक ऐसा ढांचा मरतब किया जाए तो सबके लिए काबिल कबूल हो। पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि वहाँ कोई गुंजाइश नहीं मिलनी चाहिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फिर अपनी पनाहगाहें वहाँ बना सकें या उनको सेफ हेवन मिल सकें। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ इस्तेहकाम हो, अमन हो और उसके ज़रिए रीजनल कनेक्टिविटी मुमकिन हो सके ताकि पूरा खित्ता जो है उससे तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। ये पाकिस्तान की कोशिश है और उन कोशिशों पर हम अपनी जो हमारी गुफ्तगू है, जो हम काविश कर सकते हैं, हम अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि सूरत हाल नाजुक है, फ्रेजाइल है और उसको सुधारने की जरूरत है। लेकिन जब हम रिपोर्ट करते हैं हमें थोड़ा सा एक बैलेंस देखना है। ठीक है, काबुल आप रिपोर्ट कर रहे हैं, काबुल की एक आप जो मीडिया फोकस कर रहा है वो एयरपोर्ट पर कर रहा है और एयरपोर्ट पर बिल्कुल जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं दबाव का शिकार है। हजारों की तादाद में लोग हैं जो वहाँ से इनखला चाहते हैं और वहाँ डिफिकल्टीज आई हैं, आ रही हैं और एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ जिसमें 7 शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो शहर के दूसरे इलाके जो हैं वो बज़ाहिर पुरअमन दिखाई दे रहे हैं, नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि लोगों को एक जिसे कहते हैं ना, जो बेयकीनी की सूरत हाल है और जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं उसका उन्हें एहसास दिलाया जाए कि ऐसा नहीं है। जब एक जनरल एमनेस्टी का ऐलान कर दिया गया है, जब ये कह दिया गया है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, तो उससे जो इस वक्त इज़्तिराब की कैफियत है उसमें यकीनन कमी आनी चाहिए और लोगों को सबके साथ ताउन करना चाहिए। जो जाना चाहते हैं वो उनका हक है, सबको भी तस्लीम करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर पैनिक करेंगे, केओस होगा तो उससे इनखला का प्रोसेस है वो भी मुतासिर होगा और उसका कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठाएंगे। अच्छा शाह साहब, पाकिस्तान के 2 बड़े कंसर्न्स भी कह सकते हैं और रहे हैं अफगानिस्तान। सबसे मेन कंसर्न पाकिस्तान का रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और अफगानी हुकूमत उस वक्त भारत और दीगर ऐसे स्टेक होल्डर्स, ऐसे लोगों के हाथों में खेलती रही है। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद या तालिबान के टेक ओवर करने के बाद एक तो TTP पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ करती थी उसके खिलाफ एक कमीशन फॉर्म कर दिया गया है और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट भी किया गया है, और दूसरी जानिब ट्रेड एक बड़ा अहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है तिजारत का, उसमें भी तालिबान ने कहा है कि वो वेलकम करेंगे पाकिस्तान के साथ तिजारत को। तो ये दोनों बड़े मामलात के ऊपर जब तालिबान वेलकम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान को, तो क्या मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान भी उस गवर्नमेंट को लेजिटिमेट तस्लीम कर लेगा? ऐसी कोई राह हमवार हो रही है इन सारे पेशरफ्त के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त वहाँ एक खला है, इस वक्त कोई बाकायदा हुकूमत तश्कील जो पानी है उसके लिए बातचीत हो रही है और अभी वो नौबत आनी है। नंबर 1। नंबर 2,
اس وقت افغانستان کی جو ضروریات ہیں، مثال کے طور پر ان کی غذا کی ضروریات ہیں، ان کی جو آمد و رفت کی ضروریات ہیں، اس میں پاکستان نے سہولت پرووائڈ کی ہے. ہم نے اپنا بارڈر جو ہے ان کے لیے کھولا ہے تاکہ جو ان کی فوڈ آئٹمس کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو ایسنشل آئٹمس درکار ہیں اس میں ان کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکیں. پاکستان بالکل چاہے گا کہ وہاں ان کے لیے مشکلات میں کمی ہو. ہمیں احساس ہے کہ وہ ایک مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہم نے بحیثیت ایک پڑوسی کے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک افغان لیڈر کا بیان، میں آج ہی اخبارات میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کشمیر کے مسئلے کو افغان سرزمین سے حل تو نہ کیجئے نا، آپ کے مسائل جو ہیں وہ آپ ہماری سرزمین استعمال کر کے اور پاکستان جو انسرجنسی کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، اور اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنے بالکل انہوں نے بھارت سے مخاطب ہو کر کہا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ اللہ صبح میں جوائن کرنے کا، اپنا موقف پاکستان حکومت پاکستان کا موقف ہمارے سامنے رکھنے کے لیے. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس وقت ہمیں منصور احمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ سفیر افغانستان میں پاکستان کے، اور اس وقت بڑے متحرک بھی ہیں موجودہ صورتحال کو لے کر. ان سے ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. آپ کو خوش آمدید منصور صاحب. یقینی طور پہ بہت مصروف دن ہے اور ٹیکنیکلی بہت کرٹیکل ڈیز بھی ہیں. ہم اگر بات کریں ایک تو ہمیں اس وقت جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے، پاکستانی سفارت خانہ آپ نے بتایا ہمیں مکمل طور پر متحرک ہے، کیسے رول پلے کر رہا ہے وہاں پہ پاکستانی شہریوں اور دیگر ممالک کے شہریوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے جب یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ واقعات رونما ہوئے، پچھلی حکومت کا خاتمہ ہوا اور طالبان یہاں داخل ہوئے، تو اس کے بعد سے ایک ایویکویشن کا عمل لوگوں کا دیکھنے میں آیا. سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے ٹرانسفر کیا جائے. الحمدللہ تقریباً ہم تمام پاکستانیوں کو یہاں سے اب پاکستان بھیج چکے ہیں. کچھ پاکستانی ہیں جو یہاں بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی جانا نہیں چاہتے. جب بھی جانا چاہیں گے پھر ہم انہیں بھیجنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے پاکستانیوں کے علاوہ یہاں پہ سے ملکی لوگ کام کر رہے تھے مختلف ایمبیسیز کے لیے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے، ان کو بھی یہ موقع دیا، ان کو بھی یہ فیسلٹی فراہم کی. ہماری طرف سے تقریباً 1,500 کے قریب لوگوں کی ایویکویشن کی گئی، اسپیشل فلائٹس چلائی ہم نے. اور تیسری چیز ہم نے یہاں سے، چونکہ ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں تھے، اچھے نہیں ہیں ابھی بھی. آپ نے دیکھا کل بھی بھگدڑ کی وجہ سے وہاں پہ 7 افغان شہید ہوئے ہیں. تو ہم نے پھر یہاں سے اپنی ایمبیسی سے یہ فیسلٹی فراہم کی، اسپیشل بسز کے ذریعے لوگوں کو ایئرپورٹ تک پہنچنے کے لیے سیف انداز میں. تو یہ جو تھی سروسز، اس کو ریکگنائز کیا، تسلیم کیا دنیا نے، لوگوں نے بڑا اس کا سراہا ہے اور یہ جاری ہے. کل رات شام کو بھی ہم نے کوئی 225 لوگوں کو روانہ کیا ہے اور یہ فیسلٹی جاری ہے. ٹھیک ہو گیا. منصور احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، افغانستان میں سفیر ہے، پاکستانی ایمبیسڈر ہیں. ان سے مزید بھی بات کریں گے. افغانستان میں جو تارکی حکومت سازی کے حوالے سے کوشش ہیں اس پہ بھی ان سے ہم تجزیہ لیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستانی سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور احمد خان صاحب. ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ایمبیسڈر صاحب، افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، طالبان تو حکومت سازی کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہے اور ابھی ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. یہ کب تک سارٹ ہو جائے گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے رول کے حوالے سے، مہاجرین کے حوالے سے، کہ کوئی امکان ہے کہ اس ساری کیوس کی سچویشن میں جو مہاجرین ہیں براستہ بارڈر کوئی آنے کی کوشش کریں گے، اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ دیکھیے جو یہ افغان دھڑوں کے درمیان امن لانے کا عمل ہے، افغان پارٹیز کے درمیان امن لانے کا عمل ہے، گزشتہ تقریباً 2 سال سے جاری تھا. دوحہ پیس پروسیس میں قطر میں بات چیت ہو رہی تھی اور اس بات چیت کا مقصد یہی تھا
کہ تمام افغان سائٹس جس میں طالبان بھی شامل ہیں اور جس میں دوسری پولیٹیکل لیڈرز اور گزشتہ حکومت بھی شامل تھی کہ ان کو ایک کسی سیاسی مفاہمت کے فارمولے کے ذریعے ایک حکومت بنانے پہ، ایک نظام بنانے پہ جس پہ سب کا کنسنسس ہو، ایگری کیا جائے، وہ باوجود کوششوں کے گزشتہ حکومت نے چونکہ اس میں بالکل تعاون نہیں کیا تو وہ اپنا یہ کوئی کسی فارمولے پر اس ہفتے گزشتہ ہفتے سے پہلے نہیں پہنچ سکے۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے دیکھا کہ پھر طالبان جو تھے وہ تمام صوبوں پر قابض ہوتے ہوئے کابل میں داخل ہوئے تو اس وقت پچھلی حکومت چلی گئی اور یہاں پہ اب کوئی مزید نئی حکومت کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ اس وقت طالبان کے اور تمام جو سیاسی یہاں پہ قوتیں ہیں ان کے مذاکرات جاری ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ایک سیاسی فارمولے کے ذریعے، سیاسی مفاہمت کے ذریعے یہاں پر ایک نئی حکومت کی تشکیل کر لیں، ایک نیا نظام لیں۔ اب طالبان نے یہ پوزیشن لی ہے کہ چونکہ 31 اگست تک یہاں پر غیر ملکی فوجیں موجود ہیں یو ایس اور نیٹو کی، تو ان کے جانے کے بعد ہی کسی قسم کی حکومت کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو یہ جو آئندہ چند روز ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی، لیکن حکومت میرا خیال آج سے 10-12 دن بعد ہی کوئی بن پائے گی۔ تو افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کچھ موجود ہے ایسا؟ ویسے تو پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی اپنی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے، لیکن چونکہ کیوس ہے اور سرحدیں ہماری ملتی ہیں، بہت بڑی سرحد ہے ہماری، تو اس حوالے سے بھی کوئی ہماری پالیسی یا کوئی گائیڈ لائنز موجود ہیں ایمبیسی کی طرف سے یا کوارڈینیشن پاکستان اور افغانستان کے بیچ؟ بالکل جی، حکومت کی طرف سے اور ایمبیسی کی طرف سے پوری کوارڈینیشن اس میں موجود ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارا ایک بہت طویل بارڈر ہے، 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس وقت ابھی موجودہ صورتحال میں بھی پاکستان میں 4 ملین افغانز موجود ہیں۔ تو ہماری پوزیشن بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم مزید افغان ریفیوجیز لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہماری اکانومی یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس دوران میں میں کچھ بین الاقوامی جو جیسے یورپی پارلیمنٹ نے، یورپی یونین نے انفیکٹ پاکستان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرے وہاں سے ایویکویٹ کرنے کے لیے، اس میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کا ہے اور اس کو دنیا بھر میں سم ہاؤ اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے جس طریقے سے پاکستان اس وقت پریشر کتنا ہے آپ کے اوپر اور وسائل کا جو استعمال ہو رہا ہے، کیا اس میں بھی بین الاقوامی برادری کوئی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے؟ آپ کی کیا کوارڈینیشن ہے دیگر انٹرنیشنل خاص طور پہ یورپین ممالک سے جو ان کے شہریوں کو نکالنے کا عمل ہے اس کو لے کر؟ دیکھیے ہمارے پر پریشر کافی ہے ان حالات میں۔ ایک تو یہ حالات میں انسرٹنٹی آئی، دوسرے سفارت خانے جو ہیں وہ کچھ مغربی سفارت خانے ایئرپورٹ پہ شفٹ ہو گئے تھے، اس کے علاوہ روس، چین اور ایران کے سفارت خانے شہر میں موجود ہیں لیکن ان کا ایویکویشن میں کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستانی سفارت خانے میں ہمارے ڈپلومیٹس نے، ہمارے اسٹاف ممبرز نے دن رات ایک کر کے ان حالات میں بھی وہ سب کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں اور ہم نے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں۔ ہم نے کسی بھی ایمبیسی سے یا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے کوئی چارجز نہیں لیے، بلکہ ان خالصاً انسانی بنیادوں پر یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے اس کی تعریف بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پی آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکیورٹی بہتر ہو جائے، پی آئی اے کے جو ہمارے سی او ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی کہ اگر کابل ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی بہتر ہو جائے تو ہم جو ایویکویشن کا عمل ہے اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ داعش کے حملے کا خطرہ بھی موجود ہے جس کے باعث امریکی سیکیورٹی بھی اور جو طالبان کی سیکیورٹی ہے آؤٹ سائڈ دی ایئرپورٹ اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے جو سیکیورٹی کا اس وقت صورتحال ہے افغان کابل ایئرپورٹ کو لے کر؟ جی بالکل، پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں، پی آئی اے کے سی ای او ہیں ارشد ملک صاحب، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پی آئی اے نے بھی اس سارے پروسیس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ کابل کے اندر اس وقت سیکیورٹی نارمل ہے شہر کے اندر، لیکن سیکیورٹی کا ایشو ہے ایئرپورٹ کے اوپر، اور اگر سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ہم ایویکویشن میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں، زیادہ آسانی سے لوگوں کو نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں، اور اس وقت وہاں پہ ہزاروں لوگ موجود ہیں افغان ایئرپورٹ کے ارد گرد، اور جیسا کہ آپ نے کہا انٹیلیجنس ذرائع سے یہ خبریں بھی موصول ہوئی ہیں، یہ خدشات بھی کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ کسی داعش کے یا کسی ٹیررسٹ گروپ کے حملے کا خطرہ ہے۔ بہرحال کوشش ہوگی یہاں پہ جو قوتیں ہیں، طالبان کو بھی کہا گیا کہ وہ سیکیورٹی میں اضافہ کریں، امریکی بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں
اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس ایویکویشن کے پروسیس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچایا جائے. رائٹ. ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے انتہائی مصروف وقت کے اندر ہمیں وقت دیا, اور گزارش یہ بھی کریں گے کہ گاہے بگاہے اگر وقت دیتے رہیں تو آپ سے انشاءاللہ مزید اپڈیٹس بھی لیتے رہیں گے. وش یو آل دا بیسٹ. جو اس وقت پوری دنیا پاکستان کو سراہ رہی ہے, پاکستان کے ایفرٹس کو, ایک پازیٹیو رول کو اس صورتحال میں, اس میں آپ کا بڑا رول ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مارننگ ان ایکسپریسو. ہمارے ساتھ پاکستان کے سفیر افغانستان کے اندر منصور احمد خان صاحب جوائن کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم پہ پریشر بہت زیادہ ہے, لیکن ہم اپنے ریسورسز پاکستانی سفارت خانہ استعمال کرتے ہوئے دنیا کے شہریوں کو وہاں پہ نکال رہا ہے. ایک بار پھر پاکستان اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ ہم امن کے عمل کا حصہ ہے, نہ کہ دہشت گردی کا. نو ڈاؤٹ ایسا ہے. اسی بات پہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. بات کریں گے کچھ کرونا کے حوالے سے. تو چوتھی لہر کے بعد بطور جاری ہیں اموات اور مثبت کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور کرونا کی پہلی 3 لہروں کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کامیابی سے قابو پا لیا تھا, جس کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا گیا. لیکن اس 4th ویو کے حوالے سے ہم بات کریں تو 2 ماہ کے قریب ہونے والے ہیں. سندھ میں لاک ڈاؤن بھی لگایا گیا ہے. ملک کے بڑے شہروں میں کووڈ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اور پابندیاں بھی نافذ کی گئی ہیں. اور متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. کووڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے بھی کریں تو وہ بھی جاری ہے. اب تک کروڑوں افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے اور مزید بھی لگائی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو کرونا کا پھیلاؤ ہے وہ رکنے کی بجائے مزید بڑھ رہا ہے, اور صورتحال تشویشناک بھی دکھائی دے رہی ہے. لاہور میں اگر بات کی جائے مثبت کیسز کی شرح تو 11% کے قریب پہنچ چکی ہے. بہاولپور میں تقریباً 9%, راولپنڈی میں 8%, جبکہ ملتان میں کرونا کے پھیلاؤ کی شرح 7% ریکارڈ کی گئی ہے. کراچی میں اگر بات کی جائے مثبت کیسز کی شرح 16%, حیدرآباد میں 13%, جبکہ پشاور میں جو شرح ہے وہ 27% تک پہنچ گئی ہے. سندھ گورنمنٹ نے صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 30 اگست تک کے لیے بند کر دیے ہیں, جبکہ اساتذہ اور طلبہ اور والدین کو ویکسینیشن کروانے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے. کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ارلی ان دا مارننگ جوائن کیا. چونکہ ہم کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, 4th ویو obviously ہم بار بار ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بہت سارے نئے ویریئنٹس بھی آئے جس پہ کہا کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ابھی کووڈ کی جو ویو ہے اس میں کیسز کنٹرول میں نہیں آ رہے اور شرح بڑھ رہی ہے. کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ بلانے کا. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ویریئنٹ تو اپنی جگہ ہے, مگر یاد رکھیں کہ ویریئنٹ صرف ایک اس کہانی کا ایک ہی پہلو ہے. اس کے دوسرے پہلو میں یہ بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب SOP فالو نہیں ہوتے ہیں, جب بہت ہجوم ہوتا ہے تو یہ بیماری ویسے ہی پھیلتی ہے. اینڈ اوبیسلی اگر بہت انفیکشس وائرس جیسے ڈیلٹا ہے تو وہ اور بھی تیزی سے پھیلتا ہے. ویکسینیشن صرف ایک حد تک ہیلپ کرے گا آپ کو, SOPs پھر بھی ہم کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک SOPs فالو نہیں ہوں گے اس وقت تک صورتحال رہے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ انیشل سٹیجز کے اوپر جب ہم کووڈ کے ساتھ نمٹ رہے تھے تو عوام کے اندر ایک کانشیسنس بھی تھی, ایون ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اندر, فرنٹ لائن وارئرز کے اندر بھی ایک کانشیسنس بھی تھی. اب وہ کانشیسنس کووڈ کے حوالے سے نظر نہیں آتی ہے, لیکن ریٹ زیادہ ہے. پہلے ہم 3-4% سے گرو کر رہے تھے اس معاملے میں, لیکن کانشیسنس زیادہ تھی. اب وہ کانشیسنس بھی نہیں ہے اور پھیلاؤ کا ریشو بھی زیادہ ہے, یعنی کہ لوگوں کو اب خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے. تو کیا ہم کہیں کہ سائیکولوجیکلی کووڈ اپنا امپیکٹ ہو چکا ہے جو لوگوں کے ذہنوں پر اس نے ڈالا تھا اب تک؟ جی بالکل. تو اور یہ ہم نے دوسری بیماری کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل جب ڈینگی آیا تھا یا جب چکن گنیا آیا تھا تو شروع میں ڈر بہت ہوتا ہے, ان نون بیماری ہوتی ہے, یہ نہیں پتا کیا ہوگا اس کے ساتھ. اب چونکہ 1.5 سال گزر چکا ہے, بہت سارے لوگوں کو ہو چکا ہے, وہ جانتے بھی ہیں جن لوگوں کو ہو چکا ہے جو کہ ٹھیک ہو گئے, تو وہ ایک ڈر تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز یہ کہ تھوڑا سا ایک ایگزاسشن بھی لوگ فیل کرتے ہیں کہ کب تک کریں گے, کب تک ماسک پہنیں گے. میں نے ماسک نہیں پہنا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ نڈر ہو گئے تھوڑا سا, اور یہی سارا ایٹیٹیوڈ یہی اسی وجہ سے پھر وہ انفارچونیٹلی لگ جاتا ہے پھر لوگوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے. اگر امریکہ میں بھی دیکھیں کیسز کم ہوتے ہیں, حالانکہ ویکسینیشن ریشو بہت زیادہ ہے, لیکن پھر سرج آ جاتا ہے. UK کے اندر, ایون آسٹریلیا کے اندر تو اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ملیشیا کے اندر اسٹل لاک ڈاؤن ہے. تو دنیا کے دیگر جتنے ممالک ہیں سب کے اندر یہی صورتحال ہے, یعنی کہ کنٹرول ہو نہیں پا رہا ہے کووڈ. تو کب تک آپ کو بینگ این ایکسپرٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کب تک اپنی جو ایک میوٹیٹنگ نیچر ہے اس کے ساتھ چلتا رہے گا, یا ویکسینیشن سے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں, مہینے میں, 1.5 مہینے میں ہم اس کو سمہاؤ ورلڈ وائڈ کنٹرول کر پائیں گے, بہتر ہو پائے گا؟
तो ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये कोविड कब तक रहेगा। तो इसका जवाब ये है कि ये भी तो हमारे साथ है कई सालों के लिए। जो म्यूटेटिंग जो इसका नेचर है वो तो रहेगा, हर वायरस म्यूटेट करता है और ये करता रहेगा म्यूटेट। प्रॉबेबली हमको वैक्सीनेशन जो है वो साल में एक दफ़ा या साल में हर 2 साल में एक दफ़ा लगाने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का या फ्लू वैक्सीन का हम जिक्र करते हैं। जो इसका जोर है वो कब तक ये SOPs फॉलो करनी पड़ेंगे, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम भी तो शायद ये लगता है कि कुछ महीने या भी ये तो चलता रहेगा अभी। तो डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के हवाले से आपने कहा कि हमें ऑन एंड ऑफ करवाते रहना पड़ेगी, लेकिन अभी भी जो लोगों ने बहुत स्टार्ट में वैक्सीनेशन करवाई थी, बूस्टर के हवाले से भी बहुत सारे ममालिक ने कंपल्जन की है, ये बूस्टर वैक्सीन कितनी ज़रूरी है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल इस तरह से कि बूस्टर के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं हुई है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी उनको पहली डोज भी नहीं लगी, तो यानी कि जब हम दूसरी डोज की तरफ अगर जाते भी हैं तो वो सबके लिए नहीं, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके अंदर खतरा ज्यादा है बुरी बीमारी का। वही बात जो हमने पहले की थी जब वैक्सीन शुरू हुई थी। मगर प्रोबेबली बूस्टर इवेंचुअली सभी को लगाने की जरूरत पड़ेगी। और डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन बार बार लगवाने का अमल है, क्या ये हमारी इंटरनल इम्यूनिटी को या रेजिस्टेंस पावर जो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा किया उसको डोंट यू थिंक कि वीक करेगा विद द टाइम, कि हम एक बीमारी से फाइट करते करते और अपने अंदर कोई वीकनेस इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहे हैं? ऐसा कुछ है या नहीं? ये जो इसकी एंटीबॉडीज हैं वो सिर्फ इसके खिलाफ मौसर है, बाकी जिस्म के निज़ाम को कोई खतरा नहीं है इससे? जी बिल्कुल। बार बार वैक्सीन लगाने से कोई खतरा नहीं है, ये तो वी नो। एंड याद रखें, वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका होता है, कम करने का नहीं होता। तो लोग जो मुझसे पूछते हैं कि कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, तो भैया वैक्सीन लगाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम इन द मॉर्निंग एंड हैव अ गुड डे। बहुत शुक्रिया आपने हमके और इस अहम मौजू पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर फैसल जो वायरल इश्यूज के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम, वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से आपको मालूम है तमाम शोबे ही हमारे जो खेलों के वो मुतासिर हुए हैं, सरगर्मियां महदूद हो गई और ज़्यादातर खेलों के जो मुकाबले हैं वो ऑनलाइन भी हुए। ऐसे खेल जिनके ऑनलाइन मुकाबले हो सकते हैं। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की हमने बात करनी है, जिसमें पाकिस्तान ने दूसरी बार जिसको होस्ट किया, पाकिस्तान ने वर्चुअल टूर्नामेंट की मेज़बानी की। 2 रोज़ा फाइनल्स में टॉप 10 खिलाड़ियों ने 13 गेम्स में हिस्सा लिया। और हम अगर स्क्रैबल टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तानी टीम ही पहले नंबर पर रही और पाकिस्तान के सैयद अम्माद अली ने फाइनल्स में 13 में से 9 गेम्स में अपने हरीफों को चित किया, जबकि पाकिस्तान के ही हिशाम हादी खान ने 7 गेम्स जीतकर चौथी पोजीशन अपने नाम की। और सैयद अम्माद अली के हवाले से बताएं तो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप उन्होंने अपने नाम की और दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप का जो टाइटल है अपने नाम किया है। इससे कबल सैयद अम्माद अली ने 2018 में दुबई में होने वाली चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। 2 मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप और एक बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर 3 आलमी एजाज भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। तो सैयद अम्माद एक्सक्लूसिवली हमारे साथ आज मौजूद है, उनको हम वेलकम करेंगे और अम्माद आपको मुबारकबाद भी देंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतनी ज़बरदस्त जो चैंपियनशिप अपने नाम की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी बहुत शुक्रिया आपका इस शो पे बुलाने का। और पहले क्या बात करें? पहले हम बताएंगे ना, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करें कि एक तो आप चैंपियनशिप कब से खेल रहे हैं, कब से आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप में ऐसा क्या डिफरेंट था स्क्रैबल को लेकर? बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा स्क्रैबल गेम क्या है, तो अगर इस बारे में भी बता दें तो बेस्ट हो जाएगा कि हाउ डू यू प्ले दिस, कैसे आप वो नंबर्स कंप्लीट करते हैं या वो डिजिट्स कंप्लीट करते हैं, जरा बता दीजिए। स्क्रैबल गेम बेसिकली ये है कि आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइल्स होते हैं, 100 टाइल्स, और हर टाइल का स्पेसिफिक स्कोर होता है। तो उनको मिलाकर वर्ड्स बनाते हैं और बोर्ड पे जो स्कोर मिलता है आपको वो आप टैली करते रहते हैं। जो आखिर में जिसके अब ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीतता है। ठीक हो गया। अच्छा अम्माद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने भी ये चैंपियनशिप खेली, भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये आइडिया नहीं कि वर्चुअली किस तरह से खेली जाती है। ऑब्वियसली गेम्स का एक ताल्लुक होता है, लेकिन स्टिल जो आपने ये चैंपियनशिप जीती, मुकाबला आपका फाइनल किससे हुआ और जब आप ये जीते तो किस तरह की फीलिंग्स थी आपकी? जी वैसे तो फिज़िकली होता था, हमारे प्लेयर्स अब्रॉड जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोविड की वजह से ऑनलाइन हुआ तो थोड़ा डिफरेंट था।
لیکن ہماری پاکستان کی آرگنائزنگ ٹیم انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور پاسبل ہمارے لیے یہ کہا کہ ہم کھیل پائیں آرام سے اور ساری پرابلم سالو کی. ٹھیک ہے. کتنے ممالک تھے جن سے آپ کا مقابلہ تھا پاکستان کے علاوہ؟ اراؤنڈ 15 تھے. ٹھیک ہے. اور بڑے ممالک کون سے تھے؟ بڑے کون سے تھے کنٹریز؟ بڑے پلیئرس مین جو تھے وہ تھائی لینڈ، انڈیا، کینیڈا، اس طرح کی کنٹریز. زبردست. تو عماد جب آپ جیتے تو اس کے بعد پھر آپ نے کس طرح سے اپنی فیلنگس کا اظہار کیا کہ اوبیسلی دوسری بار ہی آپ نے ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، پہلے بھی آپ نے ایک آپ کا اوبیسلی فارمیٹ سیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد دوسری بار آپ جیتے اور پھر جب فائنل مقابلہ ہوا تو وہ آپ کس سے جیتے؟ جی پہلے بھی میں جیتا تھا اور اس دفعہ انڈیا کے پلیئر سے ہی تھا مقابلہ، اس میں جیت پایا. اور یہ تھا کہ محنت تو ہم نے کری بھی پہلے سے ہی، 2 مہینے سے کر رہے تھے. ہمارے پاکستان سیبل ایسوسیشن، اسکول، کوچز، مطلب سب نے ہیلپ کری. ٹھیک ہے. تو امید یہ تھی کہ جیتیں. اور اس میں زیادہ ذہانت انوالو ہے یا زیادہ پریکٹس انوالو ہے؟ کچھ گیمز کے اندر ذہانت زیادہ چلتی ہے، مجھے لگتا ہے اس میں ذہانت زیادہ انوالو ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو بچپن میں ہم مختلف وہ ہینڈی جو گیمز ہماری ہوتی تھی، بلاکس وغیرہ کی گیمز کھیلتے تھے، اس سے ڈیجٹ کبھی کمپلیٹ ہو جاتا تھا، کوئی سیٹ بن جاتا تھا. آج کل بھی ایسی گیمز ہیں، تو کیا ایسی چیزیں بھی ہیلپ آؤٹ کی اس میں؟ لیکن پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں ذہانت زیادہ انوالو ہے یا پریکٹس زیادہ انوالو ہے؟ جب آپ شروع کرتے ہیں تو ذہانت ہی انوالو ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اسی سے آپ آگے بڑھتے ہیں. اچھا. اور اس کا فائدہ کتنا ہوا آپ کو؟ ایک تو آپ چلے ٹورنامنٹ تو جیت گئے، کیا فائنینشلی کوئی اچھی پرائز منی آپ کو ملی اگر آپ مینشن کرنا چاہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنلی کیا کوئی آپ کی رینکنگ بھی ہے جس میں آپ آگے جائیں گے، انٹرنیشنلی کہیں کھیلیں گے، فزیکلی اپیئر ہوں گے؟ ہوتا ہے تو یہ کہ انٹرنیشنلی رینکنگز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ورلڈ اسکریبل چیمپئن شپ ایڈلٹس کی، اس میں انشاءاللہ پارٹ لے پاؤں گا آفٹر وننگ دس چیمپئن شپ. اوکے. اور اس کے علاوہ پرائز منی ہوتی تو ہے، اسپیسیفک تھی میں بھول گیا وہ کتنی. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ساتھ عماد یہ بھی بتائے گا، اوبیسلی آپ کو تو گھر والے یہ بھی نہیں کہہ سکتے گیمز میں اپنا ٹائم نہ ویسٹ کرو، آپ نے یہ کام کرنا ہے تبھی تو آپ نے جیتنا ہے. تو آپ کی کس طرح کی روٹین ہوتی ہے، کتنی پریکٹس کرتے ہو، کس طرح سے گیمز کو کھیلتے ہو، یہ بھی بتاؤ. پریکٹس اراؤنڈ 1-2 آورس پر ڈے دیتا ہوں، اور آن لائن سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن سے میں پریکٹس کرتا ہوں. اس کے علاوہ مجھے ریڈنگ کا بھی شوق ہے تو اس سے ہی کافی ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ساری چیزیں بتائیں، ہمیں بہت ہی اچھا لگا. کیا باقی جو آپ کے ایج فیلوز ہیں ان کو بھی یہ گیم کھیلنی چاہیے؟ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیا میسج دیں گے ان کو؟ جی ضرور ان کو بھی کھیلنی چاہیے، کیونکہ یوتھ میں جیسے ہماری ٹیم ہے پاکستان کی، اس کا کافی ریپوٹیشن ہے. تو آپ بھی آئیں، کوشش کریں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے. زبردست. بہت ہی اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. سید عماد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ایکسکلوسیو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں جوائن کیا آفٹر وننگ دس چیمپئن شپ. سو اسپیشل تھینکس ٹو یو. تھینک یو سو مچ عباد. میں وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور فیوچر کہ آپ اسی طرح سے گیمز کھیلیں اور پاکستان کو ریپرزینٹ کریں اور نام روشن کریں. عماد علی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہم سے بات بھی کی. اور ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے. لیکن آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ گیم سے والدین منع نہ کریں، تو اب تو کوئی $30 بلین سے بھی زیادہ کی مارکیٹ ہے آن لائن گیمز کی، اور اس کے اوپر پاکستان بڑا کام بھی کر رہا ہے. فواد چودھری نے بڑا کام کیا تھا when he was the Minister of Science and Technology. بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ہم نے اتنے یاکس دیکھے کہ تھوڑے تھوڑے یاک ہم خود بھی ہو گئے. یہ وہ پنچ لائن ہے جو کہ اس یاک سرائے جو کتاب ہے مستنصر حسین تارڑ دی لیجنڈ کی، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کا سلسلہ جاری ہے. اور میں تو بہت انجوائے کروں اس سلسلے کو. آپ بھی دیکھیے اور آج آپ بھی انجوائے کیجیے. نکلے تیری تلاش میں. السلام علیکم ناظرین، میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. یاک سرائے ایک کمال سفر نامہ ہے، خوبصورت سفر نامہ ہے. اور یاک سرائے جو ہے وہ وادی غزر کے حوالے سے ہے، اور وادی غزر جو ہے اس کا حسن جو ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وادی غزر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک آبشاروں کی سرزمین ہے، اخروٹ کے درختوں کی سرزمین ہے، چنار کے درختوں کی سرزمین ہے، مطلب وہ ایک کمال اور پانیوں کی سرزمین ہے.
اگر آپ کو پانی اور اسپیشلی وہ سسپینشن بریجز کی سرزمین ہے، تو اگر آپ کو سسپینشن بریجز یا آبشاریں یہ تمام چیزیں آپ کو فیسینیٹ کرتی ہیں تو آپ جی بھر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں وادی غیزر میں. تو وادی غیزر کے حوالے سے طاہر صاحب کا جو سفرنامہ ہے یاک سرائے، کہ ایک کمال اور بڑی خوبصورت کاوش، کمال تخلیقی ایک شاہپارہ ہے، ادبی شاہپارہ ہے. اس شاہپارے پہ ہماری جو گفتگو ہے وہ طاہر صاحب سے جاری ہے. طاہر صاحب، عشق من کی جو وادی ہے اس کو آپ نے عشق کی وادی کہا ہے، اور میں ابھی حال ہی میں وہاں گیا تو آپ کی جو عشق کی جو وادی ہے، عشق من بالکل ویران پڑی ہوئی تھی. وہاں جو پرانے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 9/11 سے پہلے یہاں پہ ایک تانتا بندہ ہوتا تھا اور بہت زیادہ ٹورسٹ ہوتے تھے. تو آپ اس سے پہلے ہی گئے ہیں آف کورس 9/11 سے پہلے، تو کیا ایسے ہی تھا وہاں پہ اس وقت غیر ملکی سیاحوں کا یعنی تانتا بندہ ہوتا تھا؟ نہیں، غول نہیں تھے. دیکھیں، یہ تھی خاص جادوگر قسم کی ویلیز جن کے بارے میں کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا. اب گاکوچ کے سامنے ایک پہاڑ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک آیا تھا، جن آیا تھا بہت بڑا، بلا آئی تھی، اور اس کے بعد فلاں ہمارا بندہ وہ وہاں پہ گیا، اس نے بلا کو مارا. اور آپ دیکھیں کہ وہ نظر، اور واقعی وہ کو اژدہے ٹائپ کی صورت میں وہ نظر آئے. تو یہ جتنی بھی ویلیز تھیں آپ دیکھیں گے کہ پرانے جو انگریز سیاح تھے نا، وہ ادھر ہنزا وغیرہ کی طرف یا نگر کی طرف نہیں جاتے تھے یا بلتے تھے، یہ ان 3-4 وادیوں میں جاتے تھے. ریزن بینگ کہ ایک تو ان کی ریموٹنس، اور راجے مہاراجے پرانے بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی، اسی انداز، عوام اسی طرح پسے ہوئے ہیں، اور بالکل یعنی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے بالکل منقطع. ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا بھی ہے بھی یا نہیں. ایک انگریز ہاورڈ کا قتل ہوا تھا وہاں پہ، اس کے بارے میں نظمیں بھی لکھی گئیں. دوسرا یہ تھا کہ یہ درکوت جو ہے، درہ جو ہے، جو گلیشیئر ہے، اس کے آگے ہے بروگل، اور اس کے آگے ہے واخان کی پٹی، اور اس کے ساتھ تب تھا سوویت یونین، رشیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا رشین گیم جو ان کے درمیان چلتی تھی، دا گریٹ، کیا کہتے تھے وہ، گریٹ گیم. ہاں، گریٹ گیم. اس کا گڑھ یہ علاقے تھے، کیونکہ اگر کسی نے آنا تھا تو ادھر سے آنا تھا، وہ گلگت یا ادھر سے لداخ سے نہیں آنا تھا. چنانچہ یہاں اس قسم کی بڑی ایکٹیویٹی تھی کہ لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور بیشتر سیاحوں نے ان علاقوں کے بارے میں سفرنامے لکھے. سو میں سو کہ جو اگر آپ اس کی ڈیپ ہسٹری جائیں تو یہیں اشکمن کے گردی درکوک کے نزدیک تبتینز نے حملہ کیا تھا. تبتین آرمی میں جو بہت سٹرونگ تھی، اور ان علاقوں پہ تبت کا بھی رہی حکومت رہی ہے، بہت عرصہ رہی ہے. اسی طرح وہاں پہ بدھسٹ آثار میں، جی بالکل، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پہ فلاں کھدائی ہوئی تو وہاں سونے کے پرندے نکلے تھے، وہ پتہ نہیں کب کے تھے. تو ان کی اپنے ایک اینٹیکویٹی کے حوالے سے ان ویلیز کی بہت اہمیت. کوئی شک نہیں ہے. میں حال ہی میں سر جب گیا ہوں تو چٹور کھنڈ گیا، تو چٹور کھنڈ میں خصوصی طور پہ چٹور کھنڈ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے اس میں گیا، کیونکہ یاک سرائے میں آپ نے چٹور کھنڈ کے ریسٹ ہاؤس کا ذکر کیا. آپ نے وہاں قیام نہیں کیا تھا، مختصر وقت کے لیے آپ رکے تھے، لیکن آپ نے وہاں کے جو چنار کے تناور درخت ہیں ان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ درخت تو کم از کم ابھی تک قائم ہے، اس کے ساتھ نالا جو ہے وہ ابھی اس طرح نہیں بہہ رہا تھا، مطلب کوئی وجہ ہوئی ہوگی، لیکن باقی وہ جو چنار کے درخت ہیں وہ بالکل ویسی ہیں. آپ کو یاد ہے چٹور کھنڈ کا وہ ریسٹ ہاؤس جہاں پہ آپ نے قیام کیا تھا؟ مجھے کچھ زیادہ وہ یاد نہیں سوائے ان عظیم درختوں کے. اور دوسرا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان زمانوں میں وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھا. ہم نے تو مطلب 1-2 ریسٹ ہاؤسز وغیرہ کا انتظام کیا، لیکن یہ تھا کہ بھئی وہاں کے لوگ جو تھے وہ چونکہ ابھی تک وہ انسپوائلڈ، یعنی سپوائل تب ہوتے ہیں جس طرح ہنزا میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو تمام دروازے کھلے ہوتے تھے گھروں کے. آپ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، دروازے بند نہیں کرتے تھے وہ لوگ. اندر خواتین ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں، اور اگر آپ نے جھانکا ہے تو فوری طور پہ انہوں نے آپ کو چائے آفر کر دی. وہ جو ازدحام آیا نا سیاحوں کا اور سیلفیوں کا اور فوٹوگرافی کا اور ایٹ ٹائمز بدتمیزی کا، تمام دروازے بند ہو گئے. ان ویلیز میں
अभी तक तमाम दरवाजे खुले हैं और मुझे खदशा है कि अगर सब ने उधर का रुख कर लिया तो वो दरवाजे भी बंद हो जाएं। आपने लिखा है सर कि ग्लेशियर्स जो हैं ये भी झीलों की मानद होते हैं, दोनों को अपने सामने पाकर इंसान को चुप लग जाती है। क्रोमबर्ग ग्लेशियर जो है जिसका याकसराय में जिक्र है, तो क्रोमबर्ग ग्लेशियर को देखकर आपको भी चुप लग गई थी? नहीं, क्रोमबर्ग इतना नहीं था। अच्छा। क्रोमबर्ग को डिफिकल्ट ग्लेशियर नहीं था और बहुत बड़ा नहीं था। वो दरकूज ग्लेशियर था। हाँ ठीक है। या चिटी हुई किसी हद तक। और तब क्योंकि मैंने रियल ग्लेशियर्स नहीं देखे हुए थे यानी मैंने स्नो लेक नहीं की थी, ब्याफो, एस्पर और बतूरा वगैरह नहीं देखे हुए थे, तो वो मेरे लिए बड़ी दहशत का सामान थे। उनके सामने तो ये सब बच्चा ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर्स की बात छिड़ी है तो आपने अपनी किताब में एक जगह एक नज़्म कोट की है, ऐ ग्लेशियर की बेटी तुमने झूठ बोला था, मैं तुम्हारे किनारों पर बरसों रोया और तुमने कहा वो नहीं आएगी। ये किसी मकामी गीत का शायद आपने तर्जुमा किया। ऐसे कई गीतों के तराजम आपने यानी वो जो वहाँ पे जो इस तरह के गीत हैं, हुंजा की फोक टेल्स में बहुत सारे इस तरह के गीत हैं, ऐसे कई गीतों के आपने तराजम देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का जो कदीम अदब है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मेरी बहुत सारी किताबों में, कुछ एक दो नावलों में भी मसलन गुज़ारे शब में कुछ गीत हैं खाना बदोशों के, और मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि ये तराजुम कहाँ से लिए, तो बेसिकली वो सारे मैंने लिखे हुए हैं खुद ही। अच्छा। तो वो जिस तरह एक मंज़र था शायद इसका अलास्का हाईवे का, और वो मुझसे बयान नहीं होता था, तो मैंने उमराउल कैस की कुछ नज़में पढ़ी और उसके अंदाज़ को अपना के वो उनको बयान किया। तो इसी तरह ये जो है ये असरअंदाज़ी है पामीर माउंटेन्स की। अच्छा अच्छा। ये मैंने खुद ही लिखे हैं और ये लोकल गीत नहीं है, लेकिन लोकल ज़ाहिर है कि जो कल्चर था उससे मैं वाकिफ़ था, जो जोग्राफ़ी था उससे, और जो फीलिंग होती है मोहब्बत की उससे मैं वाकिफ़ था। जिस तरह वो कहता है कि हम एक झोंपड़ा बनाएंगे और वहाँ बैठेंगे और फिर जब हमारे बच्चे जाएंगे तो स्नो टाइगर्स उनको देखेंगे और वो पहचान जाएंगे कि ये किसके बच्चे। तो वो जाहिर है कि जब आप उन जगहों पे जाते हैं तो उनके आप वहाँ के हो जाते हैं, तो उसकी असरअंदाज़ी से, मैं इसको नज़में नहीं कहता, गीत नहीं कहता, ये नसर ही है, आज़ाद नसर। तो वो गीत मेरे ही लिखे हुए हैं। वो आज़ाद नसर है या जो भी है, लेकिन सर वो कमाल है। सर वादी सुंज और उसकी आबशार, इसका आपने बड़ा डिटेल जिक्र किया है। ख़ुद मुझे गिज़र घूम के भी ऐसे लगा है जैसे, और आपकी याकसराय के सफ़रनामे को पढ़ के भी मुझे ऐसे लगा है जैसे गिज़र जो है वो आबशारों की सरज़मीन है। शायद गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा आबशारों के हवाले से अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आबशारें जो हैं वो गिज़र में, ऐसा ही है सर? हाँ, वो स्विंज जो ख़ास तौर पे है, स्विंज का वो अब आबशार देखने भी गए थे जी। मेरा ख्याल है कि भाई आबशारें हर जगह होती हैं। ठीक। अब हम हरामोश गए हैं वहाँ पे रास्ते में, और पहाड़ होंगे तो वहाँ पानी होगा, ऊपर ग्लेशियर होगा, पिघल के नीचे आ रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी आबशार जो बनी। असल में ये है कि वो आबशार जो है उसको आप किस मूड में देखते हैं, उस वक्त आप किसके बारे में सोच रहे हैं, किस चेहरे के बारे में सोच रहे हैं, किस मंज़र के बारे में आप उदास हैं, दिल में कैफियत क्या है, तो उसी हवाले से वो आबशार का रूप जो है वो, जिस तरह मैं कहता हूँ कि झीलें भी मुझे ज़िंदा ही लगती हैं, वो तो एंटिटी हैं, दे आर नॉट डेड जी। उनके बुलावे आते हैं, या जिस तरह शागोरी के आते हैं, नागा पर्वत बुलाती है, वो किलर माउंटेन तो उसे खाम खा कहते हैं। इट्स नॉट ए किलर माउंटेन, माउंटेन कभी किल नहीं करती, इंसान खुद जाता है तो वो एक डाइट यू नो, तो माउंटेन किस तरह किलर होगी, आप क्या लेने जा रहे हैं भाई, उसकी अपनी प्राइवेसी है, किसी के घर में जाएंगे तो हादसा तो होगा। चुनाचे स्विंज में भी उसका थोड़ी सी एक चीज़ थी जो मैं बयान करना चाहता, वो स्विंज की जो आबशार थी, मैं ज़रा उसके ऊपर गया तो वहाँ ज़रा से एक प्लेन मैदान थे और वहाँ फूल खिले हुए। ठीक। तो वो फूल आई एम श्योर कि वो किसी ने नहीं देखे थे,
क्योंकि वहाँ तक कोई जाता ही नहीं था, कोई गडरिया शायद आए, लेकिन जो गडरिए होते हैं, जो लोकल होते हैं, वो देखते नहीं हैं, उनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। जो बाहर से बंदा जाता है वो उनको देखता है। तो फिर मैं वो फूल तोड़ के लाया था और वो मैंने एक खातून को भेजे थे, और साथ मैंने ये भी कहा था कि ऐसे फूल आज तक किसी शख्स ने किसी खातून को नहीं दिए होंगे जो अनदेखे हों, इन फूलों को किसी और ने नहीं देखा। अच्छा, ये फूलों की भी फैंसी होती है। मतलब मैं लियो टॉल्स्टॉय की कबर पे गया, मॉस्को से उनकी जो रियासत है, पूरा दिन गुजारा। टॉल्स्टॉय को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ, बना था बुल्ले शाह के अलावा। तो वो उनकी जो कच्ची कबर है, और उन्होंने वसीयत की थी कि मेरी कबर को कच्ची रखा जाए ताकि मौसम इसके ऊपर असरअंदाज हो। जब बर्फबारी होती है तो मैं महसूस करता हूँ। ये अब फैंटसी है एक राइटर की। राइटर आपको पता है नॉर्मल थोड़ी होती जी। हाँ। तो और जब ये पत्ते गिरे हैं, खज़ां लसीता, तो मुझे मौसमों का ये तब्दीली है उसकी खबर तभी होगी अगर मेरी कबर कच्ची रहे। चूँकि कबर कच्ची है, इर्द गिर्द को खुदरा फूल। तो चंद एक तो मैंने वहाँ पे चढ़ाए, लेकिन 4-5 फूल मैं वहाँ से लेके आया, और वो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास पुराना नुस्खा पड़ा हुआ था 40-50 साल पुराना वॉर एंड पीस का जी, उसके दरमियान लग गई। और आई थॉट कि जिस तरह मैं लियो टॉल्स्टॉय की जो रूह है उसको उन फूलों में उनको खुशबू की सूरत लेके आया हूँ और उसके शाकार में रख दी। नाज़रीन, याकसराय एक ऐसी खूबसूरत किताब है जो बेसिकली इजहारिया है, रिप्रेजेंटेशन है लोकल कल्चर की, वहाँ का जितना भी लैंडस्केप है उसकी। इसमें परियों के किस्से भी हैं, इसमें जन्नात की भी, जो भी फोक टेल्स हैं उसके हैं, खूबसूरत शायरी, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसमें आपको देखने को, आप पढ़ने को भी और देखने को भी ऑफ कोर्स, क्योंकि तार साहब जो है वो सिर्फ लिखते नहीं हैं बल्कि वो जो आप पढ़ते हैं वो दिखाते हैं। वो मंजर कशी जो है वो तो उनकी बात ख़त्म है, मतलब कमाल ही वो मंजर कशी करते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप खुद उनके साथ उस सैर पे, उस ट्रैक पे हम सफ़र हैं। तो याकसराय पर हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ कराची आपको लेकर चलते हैं। कराची के क्लिफ्टन साहिल के ऊपर आपको लेकर चलते हैं। और आपको मालूम है पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ पे एक बहरी जहाज़ फंसा हुआ है और इसको 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है, ताहाल इसको अभी तक नहीं निकाला जा सका। और 10 अगस्त को इस जहाज़ को निकालने के लिए 3 रोज़ा का ऑपरेशन शुरू हुआ था, मगर कोई खातिर खा कामयाबी मिली नहीं। 11 अगस्त को जहाज़ को टग बोट से बांधने वाला जो रस्सा था वो टूट गया और क्रेन बरदार जो बोट थी वो भी समंदर में फंस गई। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और उस क्रेन को निकाल गुज़िश्ता रोज़ निकाला गया और आज कहा यह जा रहा है कि इस जहाज़ को दोबारा समंदर में धकेलने का काम शुरू होगा और इसके लिए आज फिर कोशिश की जाए। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे। हमारे नुमाइंदा कराची हैं काशिफ हुसैन, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। लेकिन इसके साथ साथ क्या अपडेट्स हैं? पहले तो हमने देखा था 10 अगस्त को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। आज क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी देखें, 2 अपडेट्स हैं मेरे पास। एक तो ऑपरेशनल तैयारियों की तफसील मैं आपको बता दूं कि जो कि क्रेन बरदार बोट थी वो कल निकाल ली गई थी। इस वक्त वो जहाज़ से तकरीबन 1000 मीटर के फासले पर मौजूद है और उसमें से एक रस्सा जो है वो जहाज़ तक पहुंचाया गया है। उसके साथ ही टग बोट भी यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 2400 मीटर के फासले के ऊपर वो टग बोट यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा एक छोटी ऑपरेशनल बोट भी सरगर्म है जो बाद औक़ात हमें टग से लेकर जहाज़ तक और क्रेन के दरमियान आती जाती नज़र आ रही है। फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। ऑपरेशन की ये तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ग्राउंड के ऊपर हैवी मशीनरी तैयार है जो जहाज़ के इतराफ लहरों के साथ आने वाली रेत और मिट्टी को हटा रही है ताकि वो जहाज़ रीफ्लोट कर सके। दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है मौसम। तो इस वक्त हाई टाइड यानी ऊंची लहरें जो तकरीबन 11:20 से शुरू होंगी और 12:30 तक आती रहेंगी। 3.2 मीटर ऊंची ये लहरें होंगी। ये इंतहाई मुवाफिक लहरों की ऊंचाई है जिसमें ये जहाज़ रीफ्लोट कर सकता है। हवा जो है वो भी एक बड़ा अहम एलिमेंट है। इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो 15 से 17 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। कदरे ऑपरेशनल के जो माहिरीन है टीम के, उनका यह कहना है कि ये हवा की रफ्तार कदरे ज़्यादा है लेकिन एक बड़ी रुकावट नहीं बनेगी क्योंकि
ऑपरेशनल तैयारियां, पिछली जो नाकामियां थी, जो तकनीकी रुकावटें थी, उन तमाम रुकावटों को मद्देनजर रखते हुए आज तमाम ऑपरेशनल तैयारियां भरपूर तरीके से की गई हैं और टीम को गालिब उम्मीद यही है कि आज ये जो मेहमान कराची के साहिल पर मौजूद रहा 1 महीने तक, कराची के शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। कराची के शहरियों की, बच्चों की अगर बात की जाए, ये एरिया खास तौर पर शाम में बहुत ज़्यादा रश होता है, यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी तफरी के लिए आते हैं, तो उनका तो ये दिली ख्वाहिश है कि जहाज़ यहीं रहे और उनको ये मंजर दिखता रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाज़ के मालिक का सरमाया लगा हुआ है, पाकिस्तान की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारी जो पोर्ट्स हैं वो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने मीटर तक इसको धकेलने के बाद सेफ होगा कि जहाज फ्लोट कर पाएगा? कोई बात हुई आपकी टेक्निकली किसी से? जी बिल्कुल, देखें मजबूरी इस ऑपरेशन में ये थी कि जो हैवी टग बोट्स होते हैं वो रेतीली ज़मीन यानी साहिल की तरफ नहीं आ सकते, वरना वो टग बोट खुद भी फंस जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि ये क्रेन बरदार बोट जब ज़्यादा नज़दीक आई तो लहरों की वजह से वो अपने एंकर्स पर काबू नहीं रख सकी और वो भी साहिल पर आ चुकी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तकनीकी रुकावट यही थी कि इसको दूर फासले से रह के खींचा जाए। तो इस वक्त जहाज़ जो मौजूद है साहिल पे, यहाँ से इसको अगर 500 से 600 मीटर आगे यानी समंदर की तरफ ले जाने में कामयाबी हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब हो गया। उस 400-500 मीटर के फासले पर ले जाके जहाज को फिर वहीं पर होल्ड किया जाएगा, एंकर किया जाएगा, ग्राउंड से भी सपोर्ट मिलेगी इसको, और इस जगह पे आके जहाज का इंजन भी ऑन हो जाएगा। और ये मैं इसी जानिब आ रहा था क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसको अपनी तहवील में ले लिया था, चूंकि शायद अब ये ऑपरेशनल सरगर्मियों के लिए काबिल नहीं था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने समंदरी कवानीन के मुताबिक वजाहत भी की थी कि इसको रिपेयर के बाद शायद दोबारा इसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि अब ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। मुतज़ाद खबरें थी, तो अभी इस हवाले से हतमी खबर क्या है? क्या ये चलने के काबिल है, ऑपरेशनल हो सकता है ये? जी देखिए, यहाँ क्योंकि यहाँ से जो बर्थ है केपीटी की वो बहुत नज़दीक है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का वो मसाफत है। ये इंटरनेशनल मेरीटाइम कवानीन यही कहते हैं कि जब कोई जहाज़ या इस तरह की जो बोट है वो किसी मुश्किलात का शिकार हो जाए, 1 महीने तक वो ऑपरेशनल ना रहे, तो जब तक कि वो सी वर्दी ना हो जाए, वो समंदरी सफ़र के लिए मौजू ना हो जाए, तब तक वो जो पोर्ट होती है, जो रियासत होती है, हुकूमत होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको हिफाजत के तौर पर अपनी तहवील में ले ले। अब ये यहाँ से अगर ये बासानी निकल गया कामयाबी से तो कराची पोर्ट की एक बंदरगाह पे बर्थ कर दिया जाएगा और वहाँ इसके तमाम जो तकनीकी जो खामियां हैं उनको देखा जाएगा कि इसका नेविगेशन सिस्टम सही है, इसके इंजन मुनासिब है, इसके एंकर सिस्टम काम कर रहा है। जब तक कि ये तमाम क्लियरेंस नहीं आ जाएगी, जहाज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा काशिफ, ये भी अपडेट दीजिएगा थोड़ी सी कि ये सारे प्रोसीजर जो आप बता रहे हैं कितना टाइम दरकार होगा इसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा कि लहरों का एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके साथ साथ मौसम जो है ओवरऑल वो भी बहुत एक कह लें डिफरेंट है, तो उसके हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, ये 2 घंटे का दौरानिया है जिसमें हाई टाइड और हवा का जो दौरानिया है ये आपको 11:15 से लेकर और 12:30 तक तकरीबन मिलेगी। ऑपरेशन इस वक्त तकरीबन शुरू हो चुका है। स्टैंड बाई पोजीशन के ऊपर तमाम बोट्स और टग्स हैं, ग्राउंड का अमला ही मौजूद है, लेकिन हाई टाइड जो अपनी पीक पर होगी वो 11:20 पे होगी, 3.2 मीटर की लहरें होंगी और उस वक्त ये ऑपरेशन इसको पुल करना शुरू किया जाएगा और ये 12:30 बजे तक का दौरानिया होगा। इसके बाद कल का भी टाइम है, अगर ये मतलूबा अगर नताइज हासिल नहीं हो सके तो हो सकता है कि फिर कल भी इसके लिए अटेंड किया जाए। लेकिन कह रहा था कि क्या ये लहरें सिर्फ आज के दिन के लिए ही बतौर नेमत इस काम के लिए आ रही हैं या आगे चलती रहेंगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या सिर्फ केपीटी का ही अमला है या मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का अमला है जो कि खिदमत सर अंजाम दे रहा है, या इसमें हमारी नेवी की भी सर्विसेज हासिल हैं? देखें, बहुत बड़ी टीम एफर्ट इसके अंदर हुई हैं और लर्निंग भी होती है। ये साहिल और ख़ासतौर पर ये इलाका वो है जब तक पाकिस्तान की तारीख में 3 बहरी जहाज़ यहाँ पर आए और तीनों में से कोई भी यहाँ से बासानी निकलने में कामयाब नहीं हो सका और यहीं या तो उनको स्क्रैप कर दिया गया या यहीं वो समंदर बुर्द हो गया। ये पहला जहाज़ है जिसके लिए उम्मीदें रोशन है और इसमें बड़ी टीम एफर्ट से पाकिस्तान नेवी इसको गार्ड कर रही है, इसकी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इसके अलावा कराची पोर्ट के ट्रस्ट का जो मैरीन पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो 24 आवर्स यहाँ पर मौजूद रहता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ये है कि साहिल को आलूदगी से बचाया जाए। इसके अलावा हमारे जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री से जो लेबर है ख़ासतौर पे वो उनकी जो खिदमात है बहुत काबिल तारीफ़ हैं। वो लेबर यहाँ 24 घंटे ईद की तातीलात में, आशुरा की तातीलात में मौजूद रही और जो माहिरीन यहाँ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं उन्होंने उनके तकनीकी महारत और जज्बे को सराहा कि अगरचे कि वो
तो शिप ब्रेकिंग से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो उन तमाम तकनीकी पहलुओं को बारीकी से समझते हैं और वो बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो रहे हैं। इसके अलावा जो सीमैक्स नामी कंपनी है जो कि फ्लोटिंग का ऑपरेशन कर रही है, हर एक की इसमें उतनी ही एफर्ट है और अल्लाह करे कि ये ऑपरेशन जिस तरह से जिस तैयारी के साथ प्लान किया जा रहा है उसी तरह से एग्जीक्यूट भी हो और बहुत दिनों के बाद ये जहाज बिलाखिर समंदर में चला जाए। थैंक यू वेरी मच काशिफ कि आप हमें अपडेट कर रहे थे इससे। और अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा है, बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। भाई इंसान में लगन हो कुछ करने की तो मनाजिल तय कर ही लेता है। ये जुमले टिपिकल आपको नहीं लगते होंगे जब हम शख्सियात से आपको मिलवाते हैं, एक ऐसी खातून से आपको मिलवाते हैं। आज हमने कहा हर गेम डिस्कस करते हैं, आज गोल्फ को डिस्कस करते हैं। गोल्फ प्लेयर आज हमारे साथ मौजूद हैं जो पैदा तो न्यूजीलैंड में हुई, पली बड़ी ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान में पहली दफ़ा गोल्फ खेली मगर इसको सीरियस नहीं लिया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ जाने के बाद बाकायदा तौर पर प्रोफेशनली गोल्फ को खेलना शुरू किया और अब इस वक्त न्यूयॉर्क अमेरिका में मौजूद हैं और बतौर मुस्लिम पाकिस्तानी खातून गोल्फ प्लेयर के गोल्फ खेल रही हैं और काफ़ी बेहतर खेल रही हैं, काफ़ी अच्छा खेल रही हैं। बिल्कुल अच्छा खेल रही हैं और इस वक्त न्यूयॉर्क में चूंकि टाइमिंग थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है तो तकरीबन 11 घंटे। बिल्कुल। और हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया हिरा नवीद की हम बात करें। हिरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा हिरा, आपने मुख्तलिफ मुल्कों में घूम कर फिर गोल्फ खेला, पाकिस्तान में खेला, सीखा ऑस्ट्रेलिया से, अब आप अमेरिका में है, तो जरा अपनी इस जर्नी को हमें थोड़ा एक्सप्लेन तो करें। Well, basically मैंने पहली दफ़ा गोल्फ स्टार्ट लाहौर में ही किया था एट गैरिसन कंट्री क्लब। मेरे डैड के एक दोस्त हैं जो आर्मी में है, तो उन्होंने एक दिन इनवाइट किया मेरे डैड को खेलने के लिए। और जब मैं छोटी थी तो मुझे हर स्पोर्ट्स खेलने का काफ़ी शौक था, तो मैंने जिद की अपने डैड से कि मुझे भी साथ जाना है, मुझे भी साथ जाना है। तो मेरे डैड मुझे साथ लेके गए अपने। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो अंकल वार्म अप कर रहे थे ऑन द ड्राइविंग रेंज, विच इज़ बेसिकली जहाँ पे आप बॉल्स हिट करते हो बिफोर यू गो आउट टू प्ले। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे भी खेलना है, तो उन्होंने मुझे अपनी क्लब दी और फिर मैंने बॉल्स मारना शुरू किए। जब मैंने बॉल मारी थी तो काफ़ी सीधे जा रहे थे फॉर लाइक अ 9-year-old, और विच इज़ नॉट नॉर्मल एक 9 साल की बच्ची के लिए, लाइक टू हिट द वे आई वाज हिटिंग। तो कुछ देर बाद जो गैरिसन के हेड टीचर हैं बेसिकली वो आए और उन्होंने मेरे डैड से पूछा कि आपकी बेटी को कितनी देर हुई खेलते हुए। तो मेरे डैड काफ़ी हैरान हुए, उन्होंने कहा इसको सिर्फ 15-20 मिनट ही हुए। तो वो अंकल काफ़ी सरप्राइज हुए थे कि ये कहाँ से, लाइक आपने अपनी बेटी को कहाँ से बेटी को गोल्फ में आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए बिकॉज इसमें काफ़ी लाइक नेचुरल टैलेंट है और ये एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती है। तो अच्छा। मेरे डैड ने कहा उनसे कि हम ऑस्ट्रेलिया भी मूव हो रहे हैं, तो लाइक अभी कुछ इसका स्कोप नहीं है, तो अगर वो उधर जाके खेलना चाहेगी तो हम देखेंगे। तो फिर कुछ महीने बाद हम ऑस्ट्रेलिया मूव हुए, तो एक दिन हम एक गोल्फ कोर्स से गुजरे थे और फिर वो मुझे क्लिक हुआ मेरे दिमाग में कि खूबसूरत हादसे होते हैं आपकी जिंदगी में। मतलब पहले आप हादसाती तौर पे चली गई पाकिस्तान, लाहौर गैरिसन में, देन आप ऑस्ट्रेलिया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे शॉर्टली ये पूछूं कि आपने कब ये सोचा कि मैं अब प्रोफेशनली मुझे खेलना चाहिए, और अगर मैं ये पूछूं कि इस वक्त आप प्रोफेशनली किस लेवल के ऊपर खेल रही हैं, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत ज़्यादा इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसके लेवल्स कौन से होते हैं, तो आप हमें इस हवाले से बताइए। तो मैं काफ़ी छोटी थी, आई वॉज लाइक 11 साल की जब मुझे लाइक हुआ कि आई वांट टू लाइक डू दिस सीरियसली एंड डू इट प्रोफेशनली। इट्स फनी स्टोरी, मेरे डैड ने एक्चुअली मुझसे पूछा कि ये रास्ता काफ़ी टफ है और you're पाकिस्तानी मुस्लिम, लाइक काफ़ी लाइक इसमें लाइक काफ़ी इसके होंगे, लाइक you have to like work very hard. So when I was 11, like at the age of 11, मैंने कहा yeah, this is what I want to do. So I was very sure, like मुझे पता था कि this is what I want to do. ठीक हो गया। क्योंकि as I said, when I was young, I used to play all these different sports. So मुझे चॉइस करनी थी and I chose golf. So अच्छा हेरा, ये भी बताएं जिस तरह से अभी आप खेल रही हैं अमेरिका के अंदर, किस लेवल पर खेल रही हैं और आपकी आगे फर्दर प्लान है, आपने गोल्फ को जो कह ले आगे कहाँ तक खेलना है, किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, क्या प्लान्स क्या हैं आपके? So अभी मैं एक प्रोफेशनल टूर पे खेल रही हूँ इधर, it's called the Symetra Tour. It's a developmental tour जो मेजर टूर है यहाँ पे उससे एक लेवल नीचे, बिकॉज अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो बेसिकली मेरे अभी सिर्फ 2 गोल्स हैं। पहला तो ये to play on the major tour, which is called the LPGA, which stands for the Ladies Professional Golfing Association.
तो ये मेरा बचपन से ख्वाब है to play on the LPGA and represent Australia and Pakistan. और दूसरा goal अभी है to represent Pakistan in the Olympics. I kind of want to put Pakistan on the map when it comes to golf क्योंकि golf ने मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत हर चीज़ दी है basically और मेरे लिए golf is like very important to me. So these two are my goals. बहुत ज़बरदस्त आपके goals हैं, लेकिन अभी ये जो आप कह रही हैं कि you want to put Pakistan on the map in context of golf, तो ये इसके लिए आपने अभी तक कितना होमवर्क कर लिया है? क्योंकि आप तो जब अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में रह के खेलेंगी ओबियसली तो आप पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट वैसे नहीं कर पाएंगी. तो कभी आपने सोचा कि आप पाकिस्तान में प्रोफेशनली आके इसको खेलें? बिकॉज एक महंगा खेल भी है गोल्फ, सस्ता खेल नहीं है. Right, you're absolutely right. वो तो है, लेकिन we've been in contact with the Pakistani Golf Federation who have been very supportive. So I really appreciate that, especially जो president है Pakistan Golf Association के Mr. Mia Hilal Hussain. उन्होंने हमें like काफी guide किया है on like how to represent Pakistan at an international level. So especially in the Olympics. So I'm very grateful to that, to them for that. और इंशाल्लाह एक दिन we can bring a gold medal home. अच्छा हेरा, ये बताएं, अभी आपने बोला जब आपने खेलना स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली ने भी आपको कहा कि एज अ मुस्लिम आपको बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं. आपको कोई चैलेंजेस हुए जब अभी तक आप जब गोल्फ खेल रही हैं, जहां आप ट्रेनिंग करती हैं, आप चूँकि आप स्टेट्स में हैं वहाँ पर आप खेल रही हैं, तो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़े? I mean, मुश्किलात तो हर स्पोर्ट्स में होती हैं. Every professional athlete can relate to that. Golf एक individual sport है, तो like it requires a lot of patience and discipline. तो like you're on your own, so आपको अपने आप पे काफी rely करना पड़ता है. जैसे कि जो दूसरे sports हैं, जैसे कि cricket या soccer या field hockey, उसमें आपके teammates होते हैं, right? तो वो support system अलग है. तो with golf आपको खुद ही अपना mental और physical health आपको ख्याल रखना पड़ता है. बट जैसे कि मैंने कहा, it teaches you a lot of discipline and patience, so it's been good to me so far. अच्छा, आपने जो कि पाकिस्तान का जिक्र भी किया, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग शौक के तौर पे तो खेलते हैं गोल्फ. आपने देखा है बड़े बड़े गोल्फ क्लब्स भी हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन प्रोफेशनली पाकिस्तान में गोल्फ को उस तरह से आज तक किसी ने ऑप्ट नहीं किया है. हमने नहीं देखा कि कोई शौक से खेलता हुआ फिर प्रोफेशनली इस गेम के अंदर आया हो और वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने गोल्फ खेला हो. इसकी बुनियादी वजह क्या आप समझती हैं? I think कि जो the government needs to basically जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं और जिनको शौक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए. बच्चे तो खेलते भी नहीं है यहाँ पे. सच्ची में बात आपको बताऊं, यहाँ पे तो गोल्फ सिर्फ बड़े बूढ़ों से रिलेट किया जाता है, यानी कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं वही गोल्फ खेलते हैं. बच्चों के अंदर तो हमने पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड देखा भी नहीं है. इट्स सो सच अ प्लेयरफुल साइड इट इज दैट वी आर सीइंग सच अ यंगस्टर लाइक यू जो कि खेल रही हैं गोल्फ और पाकिस्तानी है. Right, yeah. So ये मतलब है कि ये सिर्फ like बूढ़े लोगों का sport and all that. लेकिन अगर बच्चों को like interest होता है जब वो छोटे होते हैं, then they can really, if you see the talent and अगर उनमें वो जज्बा है to take it forward, then you should definitely support them. ठीक हो गया. हेरा, बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जो आपको आइडियलाइज करती हैं और वो समझ रही हैं कि गोल्फ वो स्पोर्ट है जिसके अंदर ख़वातीन भी आगे आ सकती हैं और दुनिया में कहीं भी हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. उनको क्या मैसेज देंगी? मेरी एडवाइस तो यही है कि इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट और वो आप इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको इस स्पोर्ट में ज़रूर आना चाहिए. वो इसलिए बिकॉज एज आई सेड कि गोल्फ आपको डिसिप्लिन और पेशेंस सिखाता है और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चीज़ पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए इन पाकिस्तान और अपने बच्चों को उनको सपोर्ट भी करना चाहिए. जस्ट लाइक हाउ माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी. मुझे यकीन है कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां हैं पाकिस्तान में. तो अगर आप पाकिस्तान का इतना जिक्र कर ही रही हैं तो ऑब्वियसली आपकी नानी दादी, आई बिलीव दे विल बी इन पाकिस्तान. आपकी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में है. व्हाट इज पाकिस्तान टू यू बीइंग अ गोल्फर इन अमेरिका? Oh, it means a lot because, as I said, I'm the first like Pakistani female, Muslim female to represent like Pakistan at this level. There's never been any girl before me to do that. And as I said, मुझे यकीन है कि there's more girls जिनको बस वो opportunity मिलने का, they just need that opportunity. So that's something that I want to bring a change with. Is I definitely want more girls to. तो कब आई है पाकिस्तान? हेरा, ये बताएं. ये कोरोना वायरस ने काफी
अब आप जब पाकिस्तान आएंगे फिर हम आपको स्टूडियोज में बुलाएंगे और यहाँ पे हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। अभी मुझे लगता है स्काइप पे ऑब्वियसली हमारी आपसे बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रहेगी, बट स्टूडियोज में आपसे हम कुछ टिप्स भी लेंगे, कुछ और बहुत सारी बातें भी करेंगे। और वैसे एक चीज हमने नहीं पूछी, आप इंस्पायर किससे हैं गोल्फ खेलते हुए? आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? I mean, obviously Tiger Woods. हर किसी का Tiger Woods favorite Tiger Woods, yeah. But there's, yeah, so Tiger Woods definitely. Lovely, thanks. And thank you so much once again for being with us. यकीनी तौर पे आप एक इंस्पिरेशन है और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप बड़ा डीपली इनसाइड कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ और सोचती हैं पाकिस्तान के लिए। दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू बी लाइक, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है हमारे ऐसे यंगस्टर्स की जो पाकिस्तान के लिए सोचें। यहाँ पे तो हर कोई पाकिस्तान से जाने की सोचता है। देयर आर वेरी फ्यू जो पाकिस्तान से बाहर अच्छा करें लेकिन वो वापस आने की सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड। थैंक यू मच हिरा नवीद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। हिरा नवीद हमारे साथ मौजूद थी, गोल्फ प्लेयर है अमेरिका से, इन्होंने न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शो के इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। आपको मालूम है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने इस वक्त एक टारगेट सेट किया है समाओ पहली इनिंग्स में, जब थोड़ा सा मौसम ने भी डिस्टर्ब किया दूसरे दिन मैच को। तो जनाब पाकिस्तान ने 302 रन बनाए, 9 विकेटें पाकिस्तान की गिरी थी और पाकिस्तान ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया। और उसके बाद इस वक्त जो वेस्ट इंडियन टीम है वो अपनी इस पहली इनिंग में 39 रन बना चुकी है, जबकि उसके 3 खिलाड़ी आउट है। लेकिन सबसे बड़ी जो हाईलाइट है इस पूरे मैच की वो फवाद आलम की शानदार सेंचुरी है जो कि उन्होंने स्कोर की, 124 रन की शानदार इनिंग्स। और ये उनका फातिहाना अंदाज भी आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। उनसे जब पूछा गया कि फातिहाना अंदाज आपने कहां से सीखा, कैसे अपनाया, तो उन्होंने कहा मैं अर्तुगरुल से बड़ा मुतासिर हूं। पूरी कौम मुतासिर है तो इनका मुतासिर होना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन स्टिल फवाद आलम के हवाले से अगर बताए तो इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और पहले आगाज में इनके करियर के इनको इतनी इंपॉर्टेंस है, उस तरह से टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन अब टेस्ट टीम में खेलते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। और ये सेंचुरी इन्होंने अपनी वालिदा को डेडिकेट की। इन्होंने कहा कि मेरी वालिदा ने मुझे कहा था कि तुमने इस मैच में सेंचुरी बनानी है, तो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और इसके साथ साथ अजहर अली का भी कुछ जी बिल्कुल, इन्होंने एक स्टेटमेंट हम इनकी पढ़ रहे थे, इसमें उन्होंने कहा कि मैंने और अजहर अली ने डिसाइड किया था कि हम सेंचुरी करने के बाद ये अर्तुगरुल का जो स्टाइल है वो हम करेंगे, लेकिन अजहर अली 1 रन बना के आउट हो गए और फवाद ने बहरहाल वो सेंचुरी की और वो स्टाइल किया। अजहर अली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मुसलसल फ्लॉप होते, नाकाम होते नजर आते हैं। टॉप ऑर्डर इनफैक्ट हमारा तीनों बैट्समैन 1-1, 2-2 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन फिल वक्त जनाब जो सूरत हाल है उसमें 263 रन की मजीद जरूरत है, 2 दिन का खेल मजीद बाकी है। और हम अगर इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक टेस्ट हार चुका है। सो वेस्ट इंडीज को इस टेस्ट सीरीज के अंदर 1-0 की बर्तरी हासिल है। अगर ये टेस्ट ड्रॉ भी होता है तो पाकिस्तान ये सीरीज हार जाएगा। और इस वक्त जो ड्रॉस चल रहे हैं, जो प्रेडिक्शन चल रही है ऑन स्क्रीन जो की जाती है उसके मुताबिक 71% लोगों का ये मानना है कि ये मैच ड्रॉ की जानिब जाएगा, जबकि 26% ये कहते हैं कि मैच पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन फवाद आलम बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। एक बेहतरीन मिसाल है यंग प्लेयर्स के लिए कि जब आप हार नहीं मानते, कोशिश करते रहते हैं तो कहीं ऐसा आता है कि आप कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल फवाद आलम से साथ साथ अब चूंकि हम आपसे इजाजत ले लेते हैं और लेकिन जाते जाते मरियम नवाज साहिबा की बेटी की शादी हुई इंग्लैंड में और उसमें कुछ पिक्चर सोशल मीडिया पे एहतजाज भी हुआ। ये आप मनाजिर और जो पिक्चर्स हैं देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, सागदार साहब मौजूद हैं और ये एक सेरेमनी की छोटी सी सेरेमनी उनकी, हम तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और पूरी नवाज फैमिली को। लेकिन इसके साथ साथ जी हम आपसे लेंगे इंशाल्लाह, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।